name is Dabral. Welcome you all to SF classes and I hope you are all doing great. तो चलिए ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट ऑफ CBSE 2022-2023। तो हमने लास्ट टाइम 16 क्वेश्चन तक सारे उनका सोल्यूशन कर लिया था। अब हम करने वाले हैं 17 क्वेश्चन से शुरू। तो चलिए बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं हमारा 17 क्वेश्चन। तो देखते हैं 17 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि द हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन Dipti's garden are recorded in the table given below. The median height is 55 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब उससे क्या बोला है कि जो हाइट्स ऑफ प्लांट है दिप्ती के गार्डन में वो रिकॉर्ड की गई, अलग अलग प्लांट्स की हाइट की गई। तो उन्होंने देखा कि ये डाटा हमें मिला, ठीक है। उस पर क्या किया कि जो मीडियन हाइट है ना आपको वो गिवन है। बाकी आप अगर डाटा देखेंगे तो डाटा में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना वहां पे आपको एक क्वांटिटी x दिख रही होगी, ठीक है। तो इस क्वांटिटी x को ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो खैर इस पे तो मैं भी गलत हो गया था एक्चुअली में, क्योंकि जो 55 सेंटीमीटर जो दे रखा है आपको ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन। तो मीडियन को हम कहाँ पे सर्च करते हैं, हम इंटरवल्स के बीच में सर्च करते हैं कि कौन से इंटरवल के बीच में 55 आ रहा है, वही आपका कौन इंटरवल क्या होगा, मीडियन क्लास या मीडियन इंटरवल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास ही बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तो मेरे को बच्चों ने सही किया कि भैया ये तो वहां पे सर्च करते हैं, ये बात नहीं करते। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, जो n/2 आता है ना टोटल फ्रीक्वेंसीज का हाफ, तो हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखते हैं, ठीक है। तो तब वहां से आपको मीडियन क्लास मिलती है। बट यहाँ पे क्या है ना, जो 55 सेंटीमीटर है ये आपका n नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपका मीडियन खुद है, ठीक है। तो इसीलिए इंटरवल्स में ढूंढा जाएगा, ना कि आपके n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने गलती की थी आप मत करना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंटरवल्स बनाता हूँ 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 ये यहाँ पे इसका 2x दे रखा है, यहाँ पे इसका 4 दे रखा है, यहाँ पे 4x दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है। तो देखिए इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो हमारा इंटरवल्स है, ये FIs है, और इससे अगर एक्साइज निकालेंगे तो एक्साइज देखो क्या होगा, 20 + 0/2, तो ये 10 आएगा। तो इसके बाद वाला आएगा 30, इसके बाद वाला आएगा 50, इसके बाद आएगा 70, इसके बाद आएगा 90, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं हमारा FIs आ गया। अब CFIs देखते हैं, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पहले वाले की तो 2x ही रहने वाली है, सेकंड वाले की 2x + 4, इसकी हो जाएगी 4x ऐड होगा तो 6x + 4, फिर आएगा 6x + 12, और ये हो जाएगा 6x + 16। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो उससे मीडियन आपको दे रखी है 55 सेंटीमीटर। तो आप इंटरवल में सर्च करना कि 55 सेंटीमीटर किसके बीच में आ रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हम करेंगे तो ये मीडियन क्लास आ गई। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F, ठीक है, और इनटू H भी होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। तो यहाँ पे क्या होगा, n/2 क्या हो जाएगा, ये टोटल हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाली टर्म होती है वही आपका टोटल फ्रीक्वेंसीज देता है। तो इसको 2 से डिवाइड करना है। तो L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 40, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6x + 16/2 माइनस CF। देखिए अब देखो यहाँ पे ना आप एग्जाम में जल्दबाजी में ये गड़बड़ी कर सकते हैं कि जो FCF लो, आप शायद गलती से मीडियन क्लास की CF ले लो, बट यहाँ पे मीडियन क्लास की CF नहीं आती, उससे प्रीसीडिंग वाली क्लास की, जो उससे पहले वाली क्लास है उसकी CF आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 4 अपॉन में आ जाएगा F उसी का आता है जो मीडियन क्लास का है। तो F क्या है यहाँ पे 4x, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और H हमें चाहिए, H हमारी है 20, तो 20, तो ये हो चुका है। तो इसको यहाँ पे मीडियन में 55 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 40 प्लस इसको जब 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 कॉमन लेके 2 से काटेंगे तो 3x + 8 बचेगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -2x - 4 अपॉन x इंटू 5।
या यहाँ पे आ जाएगा 50। अब 40 को भी ऐसा करते हैं, उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये 40 इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 15 बचेगा यहाँ पे, 15 यहाँ पे आ गया। इस x को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15x यहाँ लिख देंगे इज इक्वल्स टू में, और क्या करेंगे 3x में से 2x गया तो यहाँ पे x ही बचेगा, तो 8 में से 4 गया तो प्लस 4 बचेगा इंटू 5। ठीक है, इस 5 से क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका ये x इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4, या फिर x इज इक्वल्स टू 2। तो आपका आंसर है 2। तो x की वैल्यू जो हमारा b है ऑप्शन, वो मेरे को यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन है b। तो चलिए आप ये भी नोट कर लीजिएगा। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के जो मीडियन और मोड वाले जो क्वेश्चन है ना, उनमें आप फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उसमें फॉर्मूला एक तो थोड़ा सा बड़ा भी दिखाई देता है और वो याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और दूसरा ये भी याद रहता है कि वो सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो CF है ये प्रीसीडिंग क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीजें याद कर लेना ताकि आप आंसर आराम से और जल्दी निकाल पाए, क्योंकि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। उस पे क्या बोल रहे हैं कि अ बाउल कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, रूही वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल। ठीक है, रूही को क्या करना है, उस बाउल से सिर्फ रेड मार्बल ही निकालना है। Which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before? ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें, पहले तो हम यहाँ पे टोटल बॉल्स देख लेते हैं, टोटल मार्बल्स इज इक्वल्स टू 5 है। अभी प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितनी है, तो वो इक्वल टू है, यहाँ पे हमारे पास 3 रेड मार्बल्स है तो 3/5। ठीक है, और इसके बाद अब देखें, अब उससे बोला है कि क्या चेंजेस वो कर सकती है कि रेड मार्बल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो फर्स्ट क्या है, एडिंग अ रेड मार्बल। ठीक है, बिल्कुल सही है कि अगर रेड मार्बल और ऐड जाएगा तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि वो निकलेगा। वैसे भी आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि जितने रेड मार्बल ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी निकलने की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नहीं सॉरी, फर्स्ट जो हमारा वो देखा है ऑल्टरनेटिव, तो वो सही है। सेकंड ऑल्टरनेटिव देखें कि रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, तो ये भी सही है कि अगर हम ब्लू मार्बल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही ब्लू मार्बल बचेगा, जिससे क्या होगा, रेड के निकलने के चांसेस उसमें भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके बाद उससे बोला है एडिंग 1 रेड मार्बल एंड 1 ब्लू मार्बल, मतलब दोनों एक एक ऐड कर दें। तो इसमें आप निकाल के देख सकते हैं कि P डैश निकालोगे अगर रेड मार्बल, P डैश का मतलब है कि जो नई प्रोबेबिलिटी, जब हमने क्या किया, एक रेड मार्बल और एक ब्लू मार्बल और ऐड कर दिया, तो क्या होगा इसमें, देखो 3 पहले रेड बॉल्स थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 रेड बॉल्स हो जाएंगी, और नीचे क्या था, 5 बॉल्स थी टोटल में, तो 2 ऐड हुई तो 7 हो जाएगा। अब आपको इस पे कैसे चेक करना है, आप इसमें ये देखना कि कौन सा वाला जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसको करते तो ये 0.6 आता है, और इसको करेंगे तो ये आएगा 0.5। ठीक है, 0.5 समथिंग समथिंग, बट आप देख पा रहे होंगे जो प्रोबेबिलिटी है वो ये ज्यादा बड़ी है। तो इसीलिए क्या होगा कि जब हम एक दोनों बॉल्स का एक एक वो ऐड करेंगे, मार्बल्स का, सॉरी बॉल्स बाबा याद आ रही है मेरे को, तो मार्बल्स का जो ऐड करेंगे तो क्या होगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, इसीलिए जो आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव है वो गलत है। इसीलिए जो ऑप्शंस में आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2। तो पहले के दो ही ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, रेड मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ये भी नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बातें हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड एज assertion A and the other labeled reason R. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R. तो assertion क्या दिया इन्होंने, 2 is a prime number. रीजन क्या दिया है, स्क्वायर ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 इज अ प्राइम नंबर, ऑब्वियस बात है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो assertion तो आपका बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है कि द स्क्वायर ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखो एक इररेशनल नंबर जैसे अभी √2 है, उसका तो स्क्वायर 2, ठीक है ये प्राइम नंबर है, √3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 3 प्राइम नंबर है। बट मैं एक रैंडम सा इररेशनल नंबर ले लूं, चलो पाई ही ले लेते हैं,
ठीक है, पाई है, पाई की वैल्यू होती है 1.3 समथिंग समथिंग, बहुत ज्यादा लंबी होती है आगे तो, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको लगता है कोई प्राइम नंबर मिलने वाला है? ये तो वैसे ही एक जो डेसिमल वाला नंबर है, तो आपको 100% आपको पता होगा कि ये प्राइम नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या हो गया, आपका रीजन गलत हो चुका है। तो इस पे क्या ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में लिखा होगा कि assertion इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है कि assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि assertion है हमारा, द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द points 2, 3 and -2, -3, and reason is the origin is the midpoint of the line joining 2, 3 and -2, -3। ठीक है, देख लेते हैं। देखो अब क्या है, अगर हमें क्या चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स 2, 3 और -2, -3 का मिड पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर पी एक्स वाई एक पॉइंट पर करते हैं जनरल पॉइंट। इस पॉइंट से क्या बोलते हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो जैसे इक्वल होगा तो इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। तो पी ए निकालेंगे अगर, तो पी ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 2 नहीं, यहाँ पे माइनस 4x आएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो इसको और थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 13। ये आपका पी ए आ चुका है। ठीक है, तो पी बी अगर निकालेंगे तो पी बी आएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस, और यहाँ पे वाई प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, ये हो जाएगा दोबारा। इसको जब थोड़ा रीअरेंज किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इन दोनों, अब देखो पी ए और पी बी को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंस होने वाले हैं पी पॉइंट से। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस है तो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। और जैसे ही इक्वेट करेंगे तो ये रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड की, तो ऐसा आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या है, यहाँ पे 4x यहाँ पे माइनस 4x। तो इन दोनों को उधर ले जा लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 8x, और ये जब उधर जाएगा तो ये आएगा प्लस 12y सॉरी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन आ गई है। तो अगर आप चेक करेंगे ना तो ओरिजिन भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब ये कैसी लाइन बनने वाली है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अगर मान लीजिए ये 2,3 है और यहाँ पे कहीं मान लीजिए ये -2, -3 है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ लाइन बन रही होगी, और इस लाइन को अगर मार्क करें हम तो 0,0 को सेटिस्फाई करें तो इसका मतलब ये यहाँ से पास हो रही होगी 0,0 से। कैसे, यहाँ पे आप x और y की वैल्यू 0 पुट करना, तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद देखना कि कोई और पर्टिकुलर पॉइंट, अगर यहाँ पे 1 रखता हूं मैं तो 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे -2 उधर चला जाएगा, तो -2/3। तो -2/3 कहीं पॉइंट कहाँ पे आता है, y की वैल्यू, तो इसको पहले मैंने 1 रखा था, x को 1 रखा था, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा और 2/3 हो जाएगा आपका
0.66, तो यहाँ पे 1 कॉमा -2/3 ये पॉइंट बन जाएगा। तो देखो एक ये लाइन कैसी बन रही होगी, ये कुछ लाइन ऐसी बन रही है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि इस लाइन पे ना जितने भी पॉइंट्स होंगे ना सारे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस। अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इस लाइन का यहाँ से डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये भी इक्वल आएगा, ये लाइन निकालेंगे ये भी इक्वल आएगा, ये निकालेंगे ये भी इक्वल आएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम 2,3 एंड -2,-3। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो जो हमने ये इक्वेशन निकल के आई है ना, कैसे निकल के आई है, हमने क्या किया था, दोनों के पी और पी जो पी जनरल पॉइंट था उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी क्या कर दिया था, इक्वेट कर दिया था। उसकी वजह से ये लाइन की इक्वेशन निकल के आई है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या करती है ना, वो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है जो क्या है 2,3 और -2,-3 से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मैंने आपको ये ग्राफिकली भी शो कर दिया है कि ये कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये ऐसा कुछ लगेगा, तो ये इक्वल होगा, फिर ये भी देखेंगे तो ये भी इक्वल होगा। ऐसे करके जितने पॉइंट्स होंगे सब क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आप नोट कर लीजिए और इसको याद रखना। तो यहाँ पे आप देखो कि जो ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूंगा तो ऑप्शंस में को यहाँ पे देखो हमारा एसर्शन तो गलत हो गया है ना, कि द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट, ओनली बोल रहा है और ओनली को जानबूझ के कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि सिर्फ यही पॉइंट है क्या, वो पूछ रहा है, तो नहीं है ऐसा, तो इसीलिए एसर्शन इज गलत। तो यहाँ पे आप बोलेंगे assertion is false but the reason is true। ठीक है, तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि जो ओरिजिन होगा वो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को जॉइन करने वाली लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हम चेक करने के लिए, वैसे मैंने चेक करवा दिया था बट फिर भी आप चेक कर लेना यहाँ पे कैसे, कि ओरिजिन को अगर मिड पॉइंट देखना है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा 2 + -2/2। तो ये x भी 0 हो जाएगा, y पे भी यही होगा कि 3 + -3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ से दिख रहा है आपको कि ओरिजिन क्या होने वाला है, आपका मिड पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 21, चेक वेदर द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। तो हमें ये तीन लाइंस जो गिवन है इनका दिखाना है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं। ठीक है, तो ये तीन लाइंस है, 2x + y = -1 = 0, 4x + 3y + 5 = 0, 5x + 4y + 8 = 0। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या करो आप, पहला आपका स्टेप होता है सॉल्व एनी ऑफ द टू इक्वेशंस and get the value of x and y। ठीक है, क्या करना है, किसी भी दो इक्वेशंस को चूज कर लो और x और y की वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कि इस जो द वैल्यू ऑब्टेन, पुट द ऑब्टेन्ड value of x and y in the third equation and check whether it satisfies the values satisfy the equation। If they does, then the equations intersect each other at that point। ठीक है, तो ये आप कहीं पे नोट लिख लीजिएगा।
हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम दो इक्वेशंस को पकड़ेंगे, कोई भी इन तीनों में से दो इक्वेशंस को पकड़ो, आप क्या करो उन दोनों को आपस में सॉल्व करवाओ, ठीक है, और x और y की वैल्यू निकाल दो। और वो x और y की वैल्यू क्या करो, जो थर्ड इक्वेशन जिसको आपने छुआ भी नहीं था उस पे उस x और y की वैल्यूज पुट करो और देखो अगर वो सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करते ही क्या हो जाता है, ये रिड्यूस टू जीरो हो जाता है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो लिखा है, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में भी जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे ही सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो तीनों लाइंस होंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये मैं आपको पहले तो मैं दिखाता हूँ कि ग्राफिकली ये कैसा वो दिखेगा, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप किया ना, हमने क्या किया, उसमें हमने चेक किया कि दो लाइन कहीं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है क्या। मान लीजिए x1, y1 है, ठीक है, और अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये x1 और y1 आपको इजीली मिल जाएंगे। और पहले चेक भी कर लेना कोई लाइंस आपस में पैरेलल तो नहीं है या कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है, आपको आता है चेक करना a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू चेक करके, है ना, तो उससे चेक कर लेना। फिर जैसे ही आप क्या करोगे, इन x1 y1 जो हमारे पॉइंट्स मिले हैं उनको थर्ड इक्वेशन में डालोगे और वो थर्ड इक्वेशन इस पॉइंट को मतलब सॉरी जो ये पॉइंट जो है अगर उस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब होगा वो लाइन भी कहीं इसी पॉइंट से गुजरती होगी और आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि तीनों लाइन क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये ऐसा है, सब ग्राफिकली आपको ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो करें, चलो शुरू होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को ही एलिमिनेट करा देते हैं, तो x को जब एलिमिनेट कराएंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तो मैंने सॉल्व किया, सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 को सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का साइन सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 3y है तो माइनस y और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -7, तो ये आ चुका है आपकी y की वैल्यू। अब इसको क्या कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में पुट करो, तो यहाँ पे आएगा 2x -7 -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से -8 आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट मिल चुका है, y की वैल्यू -7, x की वैल्यू 4। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट x एंड y इन थर्ड, ठीक है, थर्ड इक्वेशन को हमने एन टच रखा था, तो 5 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू -7 हो जाएगा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 नहीं मतलब अभी हमें ये प्रूव करना है कि 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे वो करेंगे तो ये आएगा 20 -4 7 28, तो -28 प्लस 8, तो देखो ये आ जाएगा 20 -20 और ये आ जाएगा 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। therefore these lines intersect each other at a common point and that is 4, -7, तो ये आप लास्ट में लिख लीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए वहीं पे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर O and Q is a tangent to the circle and अब हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OQ and शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजंस। तो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना देता हूँ, बाद में चलिए देखते हैं इसमें हमें कैसे करना है इसे सॉल्व। हमें क्या करना है, एंगल OQN, एंगल OQN का मेजर बताना है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा, इसका हमें मेजर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा है, अगर आपको सिंपली क्या आता होगा, एक पर्टिकुलर थ्योरम आता होगा तो आप इजीली कर लेंगे। ये थ्योरम क्या बोलता है, अ कॉर्ड, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरम थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखिए, तो एंगल subtended by a common
chord at the center is double the angle subtended by it at the circumference. ठीक है, क्या बोलता है ये कि अगर एक कॉमन कॉर्ड, ठीक है, सबटेंड करती है एंगल सेंटर पे और वही कॉर्ड क्या करती है, सबटेंड करती है एंगल सर्कमफेरेंस पे, तो जो एंगल इसका सेंटर पे बनेगा ना वो डबल होगा सर्कमफेरेंस पे एंगल बनने वाला। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन कॉर्ड पी एन क्या है, आपकी कॉमन कॉर्ड है, दो कॉमन पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही सेंटर पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है और यही क्या कर रहा है, सर्कमफेरेंस पे भी एंगल सबटेंड कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो ये एंगल होगा ना, ये इस एंगल का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल PON is equals to twice the angle PMN। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो एंगल PON will be equal to 2 into 25 डिग्री और ये हो जाएगा एंगल PON is equals to 50 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 50 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे कि ये 50 डिग्री है अगर, और ये आपका 90 डिग्री होने वाला है। क्यों होने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस क्या मिल रहे हैं, आपस में मीट कर रहे हैं एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस में जब टेंजेंट और रेडियस मीट करते हैं तो वहां एंगल 90 बनता है। तो इन ट्राइंगल ONQ, ठीक है, ONQ एंगल PON इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल ONQ is equals to 90 डिग्री। इसके आगे रीजन लिख देना आपकी एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल OQN विल बी इक्वल टू 50 प्लस 90 140 और ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो देख लेते हैं, चलो आज तो ऑप्शन भी नहीं है तो मैं सोचता ऑप्शन होगा, बट ये आपका आंसर होगा, एंगल OQN आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड देयर HCF इज 101 और शो योर स्टेप्स भी बोल रहा है। तो देखो क्या होता है, हमें आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब पता होना चाहिए कि HCF और LCM का मतलब क्या होता है। ठीक है, HCF LCM का तो नहीं, LCM यहाँ पे दिया ही नहीं है। HCF का मतलब क्या होता है, HCF क्या होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि क्या करता है, ये वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो क्या करता है, दोनों ही गिवन नंबर्स या जो दोनों नंबर्स में निकालने हैं उनको डिवाइड करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं वो x और y होंगे, x और y आर द नंबर्स, तो यहाँ पे x को हम लिख सकते हैं 101 इंटू कुछ भी हम ले लेते हैं p, ठीक है, और यहाँ पे y को लिख सकते हैं 101 इंटू q, ठीक है, p एंड q, क्योंकि p एंड q हम ज्यादातर रैशनल नंबर्स में p अपॉन q वाला लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वही याद आया। तो ये हो जाएगा। तो 10 क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा ना दोनों में, x और y दोनों में ही कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होने वाला है, 101 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा जो p और q है, p और q जो है वो को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो HCF 101 नहीं होता, वो होता 101 इंटू जो भी हमारा कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये आपस में को प्राइम्स होंगे। ठीक है, फिर ये हो गया। अब उसने दे रखा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 303, इतना दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखेंगे 101 p माइनस 101 q इज इक्वल टू 303 है, तो यहाँ से 101 कॉमन आया तो p माइनस q इज इक्वल टू हो जाएगा 303 अपॉन 101, और आपको दिख रहा होगा ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो p माइनस q विल बी इक्वल टू 3। अब आप देखो कि उन्हें बोला है कि जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स हैं दो, जिनके बीच जिनका जो HCF है 101 है, दूसरा क्या है उनका
जो डिफरेंस है वो 303 है। तो लोएस्ट जो 4 डिजिट नंबर आ सकता है 101 को किसी से मल्टीप्लाई करके, तो मुझे मैं बताऊं आपको, अगर तो 9 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से भी 909 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो हमारा 4 डिजिट नंबर हो नहीं सकता, तो 9 से कोई बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा। तो पहला जो बड़ा नंबर लेने वाले हैं वो हमारा क्या होने वाला है, 10 होने वाला है। तो 10 होगा अगर, तो देखो यहाँ पे 101 इंटू 10 करेंगे तो पहला हमारा नंबर आ जाएगा 1010। ठीक है, ये हमारा पहला सबसे छोटा वो डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम q की वैल्यू, क्योंकि तो p बड़ा है तो q छोटा है, तो यहाँ पे ये 10 हमारा सबसे छोटा नंबर है जिससे हमें 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पे p माइनस 10 अगर लिखे हैं इज इक्वल्स टू 3, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 13। तो दो नंबर्स कौन से हो गए 13 एंड 10, जिनको हमें 101 से मल्टीप्लाई करना है और हमें जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो निकालने हैं। तो 13 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 101 इंटू 13, तो क्या आएगा 303 पहला और 101 पहला, तो 1313, तो ये आने वाला है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1010। तो दो नंबर्स आपको मिल चुके हैं। आप इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं कि डिफरेंस इनका 303 ही आने वाला है, और इनका HCF भी चेक करेंगे तो 101 ही आएगा। आपको दिख ही रहा होगा 13 और 10 में कोई कॉमन वो होता नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो आप इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 क्या बोलता है, इफ cos a plus 2b is equals to 0 where a plus 2b is less than greater than or equal to 0 and less than or equal to 90 डिग्री। ये कंडीशन क्यों देता है आपको, क्योंकि आपके अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स आते हैं वो 90 से छोटे ही आते हैं, 90 से बड़े अभी तक आपके पास आए नहीं है, इसीलिए उसने यहाँ पे मेंशन हर बार किया रहता है। बाकी आप जब 11th में आएंगे तो 11th में आपके एंगल्स आगे भी आते हैं, 90 से ऊपर के एंगल्स भी आते हैं, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर उसने बोला कि एंड cos b minus a is equals to √3/2। फिर से यहाँ पे मेंशन किया है b minus a is between 0 and 90। then find cosec 2a plus b and show your work। ठीक है, ये पता नहीं क्यों लिखा है हर बार show your work, तो आप भी दिखाएगा नहीं अपना काम, क्योंकि शीट क्यों दे रखे उन्हें। चलिए फिर यहाँ पे अगर cos ऑफ a plus 2b दे रखा है इज इक्वल्स टू 0 एंड cos दे रखा है cos ऑफ b माइनस a इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो आपको पता ही होगा कि हमारा जो cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, वो होती है हमारी 90 पे। इसका मतलब यहाँ से a plus 2b आपका निकल जाएगा कितना 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ b माइनस a, हमारे जो cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, वो होती है 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब b माइनस a आपका हो गया 30 डिग्री। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करोगे तो ऐड करते ही a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से b से b प्लस, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 120 और b इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 जैसे ही आया तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेना। तो a की वैल्यू यहाँ पे मेरे को 10 दिखाई दे रही है, 10 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे b वैल्यू रखेंगे 40, तो 40 ये a इधर जाएगा 30 इधर आएगा, तो 40 माइनस 30 इज 10। ठीक है, 10 आ गई वैल्यू, ये आ गई। अब उसने बोला कि हमें कोसेक कितने की निकालनी है वैल्यू 2a प्लस b, तो 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है अगर, तो यहाँ पे आएगा कोसेक 2a तो हो जाएगा 20 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 60, ये आएगा कोसेक 60 डिग्री। और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। ये है हमारा आंसर। तो चलिए आप ये नोट कर लीजिए, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब उसका 24 का ही और वाला पार्ट भी है, तो हम उसको भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम फ्रेंड देने की एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। फर्स्ट है हमारा एज द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ tan थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा अगर इंक्रीज होता है तो tan थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्या सही है, देख लेते हैं। अब हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। और मुझे बताइए अगर sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी
तो यहाँ पे भी तो ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज ही होने वाली है। इसीलिए क्या होता है, साइन थीटा अगर बढ़ता है तो tan थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। इसीलिए ऑप्शन ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो आप इस पे रीजन यही लिखेंगे कि वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड if the value of sin theta increases then automatically tan theta will increase as tan theta contains sin theta as its numerator। ठीक है, तो जैसे आप लिखेंगे आपका मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर when the value of sin theta is maximum the value of cosec theta is also maximum। अब ये बोल रहा है कि sin theta की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इसकी कितनी होती है 1, तो कोसेक थीटा की भी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और जब साइन थीटा का उल्टा ही कोसेक थीटा होता है तो ये तो 1 ही होगा। बट मुझे बताइए कोसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 ही होती है? तो आप अगर बहुत ध्यान से चेक करेंगे तो आपको याद आएगा कि कोसेक थीटा की वैल्यू एट 30 डिग्री cos 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री कितना होता है हमारा 2 होता है, क्योंकि देखो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कोसेक उसका उल्टा तो 2 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो 2 आ गई वैल्यू। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमम है क्या, ये मैक्सिमम ज्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, कोसेक की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है ये, बट ये इससे तो ज्यादा हो गई है, इसीलिए हम इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं क्या, तो नहीं बोल सकते। इसीलिए ये हमारा क्या है जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाता है। तो इस पे भी आप लिख देना कि thus maximum value of sin theta is 1 and at that point at that angle कि 90 डिग्री पे हमारा sin theta 1 होता है, तो at that angle cosec 90 is also 1, but this is not the maximum value of cosec theta and cosec theta's maximum value can be वो हो जाती है इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यू, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई वो नहीं कर सकते। बट एज वी कैन सी cosec 30 डिग्री इज मोर देन cosec theta is equals to 1, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है ये वो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हटाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि a 3.5 centimeter chord subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. What is the arc length of the minor sector? Draw a rough figure and show your steps। दोबारा वही रफ फिगर तो चलो बनाए, चलो रफ फिगर पे तो उसने बोल दिया, बट शो योर स्टेप्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो चलिए, तो ऐसा कुछ आपको दे रखा है, ये 60 डिग्री के एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, और ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें बोल दिया है। मुझे बताइए कि यहाँ पे ये सर्कल है, ये ए बी बोल देते हैं इसे, ये और दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और मुझे बताइए अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी के एंगल भी क्या होंगे। अब मैं यहाँ पे अगर लगाऊं एंगल ओ ए बी प्लस, ये तो आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी तो 60 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे माइनस कर देगा, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा डिग्री, या एंगल ओ ए बी आ जाएगा आपका कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो तीनों 60 डिग्री, इसका मतलब ये कैसा एंगल है, हियर ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल। इसका मतलब इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया, तीनों साइड्स क्या हो गई इक्वल, तो दिस इंप्लाइज AB will be equal to OA is equals to OB is equals to 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी तो दोनों क्या हो गए 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे ये हुआ तो आप आराम से आर्क लेंथ निकाल पाएंगे AB की। तो AB की आर्क लेंथ माइनर सेक्टर की बोलिए ना, माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए करेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर क्या है 3.5। तो ये कैंसिल हो गया, ये 6 बच गया, ये 3 टाइम्स हो गया, ये 7 0.5 से 35, तो इससे आपकी आ जाएगी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 11 अपॉन 3 हो जाएगा। तो आप अगर इसको
क्या करना चाहते हैं, डेसिमल में भी ला दो, डेसिमल भी ला सकते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और पार्ट ऑफ द 25th क्वेश्चन क्या बोलता है, a semicircle MON is inscribed in another semicircle, radius OL of the largest semicircle is 6 centimeter, find the area of the shaded segment in terms of pi। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं फिगर बना, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे थोड़े आर्टिस्टिक स्किल्स थोड़े कम ही रह गए थे बचपन से ही, तो आपको इससे बेयर करना पड़ेगा। बाकी आपको जो वीडियो में आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन का फिगर, तो अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें इस शेडेड रीजन की आर्क वो निकालनी है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दोनों ही सर्कल्स का वो है पॉइंट, कॉमन पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक इसका 6 सेंटीमीटर एल तक, ये के है, ये एम है, ये ओ है। ठीक है, एम ओ सॉरी ये ओ है, ये एम है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये और ये क्या होंगे, हमारे बड़े वाले सर्कल के रेडियस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये आपको क्या दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा। क्यों दिखेगा, इसकी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारा सर्कल के डायमीटर क्या करता है, एंगल सबटेंड करता है एट एनी सर्कमफेरेंस ऑफ द वो, तो क्या होता है, वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो ये सेमी सर्कल जो है, ठीक है, ये सेमी सर्कल का जो ये होगा, ये mn, ये डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर होने वाला, क्योंकि सेमी सर्कल है, ये कोई पर्टिकुलर कॉर्ड नहीं है। ये सेमी सर्कल में क्या होता है, फिर जो हमारा ये वाली साइड होती है, ये डायमीटर होती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके जो एंड्स क्या करेंगे, यहाँ सर्कमफेरेंस, इस सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस में कोई भी एंगल सबटेंड करेंगे, तो वो कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल MON इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, angle subtended by diameter at the circumference। ठीक है, तो जैसे ये हुआ, हमारा ये चीज आ गई, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल निकालते पहले, ट्राइंगल MON, तो कैसे निकलेगा, ये हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ देखो बेस, ये राइट ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, तो इनटू 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो एरिया आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, सेंटीमीटर है ना शायद, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम अगर एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सेक्टर, तो सेक्टर MON इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360, तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। तो आर क्या होगा हमारा यहाँ पे 6 इंटू 6। ठीक है, ये हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये 2 टाइम्स ये हो गया, 11 ये हो गया, ये 2 3 तो ये आ गया हमारा कितना, 18 इंटू 11 कितना हो जाएगा आपका, 18 into 11 will be 198। तो 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है हमारा ये वाला। सॉरी, ये पाई के टर्म्स में, आई एम रियली सॉरी कि इसने हमें क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा था कि हमें पाई के टर्म्स में ही निकालना है, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं करनी है यहाँ पे, इसको पाई को पाई ही रहने देना है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ऐसा हो गया, तो ये आ जाएगा 9 पाई। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन ठीक है, तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 9 पाई माइनस 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 कॉमन आ गया, तो पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे शेडेड रीजन का एरिया है। तो चलिए आप ये कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, 8 की पावर 2
and k is 12 की power 4 where k is a positive integer. Find the smallest value of k and show your steps. तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो 6 के और लिख देते हैं. 6 की पावर 4 को हम ब्रेक करके 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 6 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 में. फिर हम क्या कर सकते हैं कि 8 को हम ब्रेक करके 2 की पावर 3 की पावर 2, तो 6 2 की पावर 6 लिख सकते हैं. ठीक है, और फिर k अब हमें जानना है कि कितना होने वाला है, और एलसीएम दे रखा है. एलसीएम है आपका 12 को भी अगर ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, ये कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है ये एलसीएम लाने के लिए, ठीक है, 3 की पावर 4 तो हमें यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 2 की पावर 8 हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें 2 की पावर 8 कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो यही पे होगा हमारा. और k की वैल्यू 2 की पावर 8 ही हो सकती है, इससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसने बोला है कि मिनिमम नंबर. ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नहीं स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम यहाँ पे 1 3 वगैरह भी ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ 2 की पावर 8 ही आपका आंसर होगा. तो ये था आपका ये 26 क्वेश्चन. तो चलिए आज का हम ये आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वीडियो तो काफी लंबी हो गई है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए. अब कुछ आखिरी दिन बचे हैं, इसीलिए बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी है, पढ़ाई करते रहना. ये कुछ आखिरी का 1 ही महीना है, उसके बाद फिर क्या होगा, एग्जाम्स एक बार हो जाएंगे तो आपको बहुत लंबी छुट्टी मिलने वाली है 10th के बाद, तो उस पर आप आराम करते रहिएगा. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.